ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मासेस, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। एबनॉर्मल मोलर मास। सोचो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं उसमें या तो ग्लूकोज यूज हुआ है, या अमोनिया यूज हुआ है, या सिक्रोज यूज हुआ है, या बेंजीन यूज हुआ है। क्या कहीं NaCl यूज किया? क्या कहीं KCl यूज किया? नहीं। यानी कि अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, और अब हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। एक ऐसा सॉल्यूट जिसको सॉल्वेंट में डालने पर वो या तो एसोसिएट हो या तो डिसोसिएट हो, और उसकी वजह से करंट पास हो सके, ऐसे सॉलिड को या ऐसे सॉल्यूट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रोलाइट अगर मान लो बन गया, उसकी वजह से क्या मोलर मास जितना होना था उतना ही होगा? नहीं। जैसे मान लो ये 4 मार्कर मेरे पास हैं, ये 4 के 4 मार्कर, इसका अपना एक मोलर मास होगा कुछ। ठीक है। जैसे मैंने इसको पानी में डाला, ये चारों टूट गए 2-2 पार्ट में। अब इनका एक्चुअल जो मोलर मास होना चाहिए वो तो नहीं रह गया ना, वो 8 पार्ट में टूट गए। पहले 4 थे, अभी 8 हो गए। इसे 100% डिसोसिएशन बोला जाता है। यानी कि 4 पार्टिकल थे, 4 के चारों टूट गए, तो 100% डिसोसिएशन। लेकिन सोचो अगर इन 4 पार्टिकल में से सिर्फ 2 पार्टिकल टूटे होते, 2 नहीं टूटते, तो इसे हम 50% डिसोसिएशन बोलते हैं। और अगर एक पार्टिकल सिर्फ टूटता और 3 नहीं, तो 25% डिसोसिएशन। और अगर बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होता तो आप कहेंगे 0% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर 100% डिसोसिएशन नहीं है तो हम उसे पार्शियल डिसोसिएशन बोलते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगा। लिखेंगे पहले इलेक्ट्रोलाइट, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। Substance which can associate or dissociate, substance which can associate or dissociate on its aqueous solution, on its aqueous solution। ऐसा सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट हो उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है ना। अब एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में जितना आप सोचते हो ना कि इसका मॉलिक्यूलर मास इतना होगा, जैसे NaCl का मॉलिक्यूलर मास कोई मुझे बताएगा कितना होता है? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया? 58.5, यही हो गया। NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 है। जैसे वो पानी के अंदर जाता है Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो क्या उसका मॉलिक्यूलर मास अभी भी 58.5 है? नहीं, वो अलग हो गया है। तो अब जो अलग हुआ है उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ये जो मोलर मास है इसी को एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। नॉर्मल कितना था? 58.5, पानी के अंदर डाल दिया, एबनॉर्मल हो गया। उस एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए वैन हाफ नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने वैन हाफ फैक्टर दिखा। तो वैन हाफ फैक्टर, वैन हाफ फैक्टर को I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एक और बात लगे हाथ इसी टाइम पूछ लेता हूँ, कोई मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी बार भी लिखा था क्या मोलर मास नीचे था डिनोमिनेटर में? हर बार यही तो था, मोलर मास कहाँ था? नीचे था। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के डायरेक्टली या इन्वर्सली? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास।
अब ज़रा बताओ मुझे, सेम यही चीज़ आई की वैल्यू मुझे लिखना होता, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि मोलर मास के टर्म में लिखने के बजाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में लिखूँ। तो बताओ क्या करना चाहिए मुझे? नॉर्मल वाला नीचे और एबनॉर्मल वाला ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो क्या लिखूँ? आई इक्वल्स टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान लो वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है, तो एक और फॉर्मूला इसका आता है, आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय, क्या लिखूं? नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी कि NF बाई NI। NF का मतलब आफ्टर, NI का मतलब बिफोर। तो I का एक और वैल्यू होगी N आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई बिफोर, यानी इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल। ये आफ्टर और ये या फाइनल, ये इनिशियल और बिफोर। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लो 100% की बात करते हैं। फॉर 100% डिसोसिएशन, डिसोसिएशन है, तो मान लो डिसोसिएशन है तो AN टूट करके NA बना रहा है। मान लो ऐसा है, ये एक पार्टिकल है AN जो टूट करके NA बना रहा है। 100% डिसोसिएशन है तो कितने पार्ट में टूट रहा है? N पार्ट में। इसका एक मोल जब टूटेगा तो इसका कितना मोल बनेगा? N मोल बनेगा। क्लियर है ना? तो उस टाइम पे जो I की वैल्यू आती है वो सीधे किसकी इक्वल हो जाती है? N के इक्वल होती है। जैसे अगर मैं KCl को तोड़ दूं तो K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो बताओ पहले कितने पार्टिकल थे? एक। अभी कितने में है? 2। तो यहाँ पे I की वैल्यू N के इक्वल और N कितनी इक्वल है? 2 के इक्वल है। अच्छा, MgCl2 को अगर मैं तोड़ूं तो बताओ Mg प्लस 2 Cl माइनस, बताना बेटा I की वैल्यू N की इक्वल है और N है 3 के इक्वल। AlCl3 के केस में बताओ जल्दी से, Al प्लस 3 Cl माइनस क्या हो जाएगा? I की वैल्यू हो जाएगी N की इक्वल और N है आपका 4। लेकिन मान लो 100% डिसोसिएशन ना हो के पार्शियल डिसोसिएशन होता, उस केस में क्या होता? फॉर पार्शियल डिसोसिएशन अगर डिसोसिएशन पार्शियल होता, पार्शियल डिसोसिएशन केस में सेम यही देखना, थोड़ा सा मैं इक्विलिब्रियम यूज करूँगा। AN किस में टूट रहा है बेटा? Na में। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसका 1 मोल था और उस टाइम इसका एक भी मोल नहीं बना था, तो Ni की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इनिशियली कितना हो गया? 1। लेकिन इक्विलिब्रियम पर जब इसमें ये टूट गया तो मान लीजिए इसमें से अल्फ़ा मोल टूट गया, तो 1 में से अल्फ़ा गया तो कितना बनेगा इसका? इसका 1 मोल टूटता है, इसका n मोल बनाता है, तो इसका अल्फ़ा मोल किसके कितने मोल को बनाएगा? फिर से इसका 1 मोल इसके n मोल को बनाता है, तो इसका अल्फ़ा इसके कितने को बनाएगा? n अल्फ़ा। तो यहाँ पे n अल्फ़ा आ गया, तो n फाइनल की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे बचा कितना? 1 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना बन गया? n अल्फ़ा। तो I की वैल्यू बताओ जल्दी से बेटा क्या होगा? NF बाई NI, तो यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस
आई, दिस इज इक्वल टू अपॉन में 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, अगर कॉमन कर प्लस अल्फ़ा कॉमन कर लेता हूँ तो कितना बचेगा 1 माइनस n, यही बचेगा ना। फिर से अगर यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे 1 है माइनस, चलो माइनस अल्फ़ा कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बचा क्या 1 माइनस n, यही हो गया, डन। अब इसको इस तरफ ले आओ और इसको उस तरफ ले आओ, अल्फ़ा 1 माइनस n, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई, यही होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस आई 1 माइनस, या अगर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो, अगर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई, तो अल्फ़ा के दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है। ये किसके लिए बेटा, पार्शियल डिसोसिएशन के लिए। क्या सिमिलरली पार्शियल एसोसिएशन होगा, पहले इसको नोट करें फिर पार्शियल एसोसिएशन की बात करें। चलिए अब हम एसोसिएशन की बात करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, अच्छा मिटा नहीं रहा हूँ, चलो इधर एसोसिएशन का एक बार देख लो सब लोग। एसोसिएशन थोड़ा टफ है इसलिए इसको ज़रूर से ध्यान से देखो। फॉर एसोसिएशन, अच्छा डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी कि अगर उसी को पलट दूं और मैं ऐसे लिख दूं Na गिव्स An, तो क्या एसोसिएशन होगा। अगर मैं n से इधर डिवाइड कर दूं तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूं ना, A गिव्स 1 बाई n An, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है ना। ओके अब देखना, अगर मैं कहूँ कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, इसका 1 मोल है तो इसका कितना रहा होगा 0। इक्विलिब्रियम पे 100% डिसोसिएशन, यानी कि 1 में से 1 गायब हो गया। 100% एसोसिएशन का मतलब 1 में से 1 गायब हो गया पूरा का पूरा, तो इस कितना बन जाएगा 1 बाई n, तो i की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 1 बाई n। डाइमर के केस में, डाइमर के केस में n की वैल्यू होती है 2, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई 2, दैट मीन 0.5। डाइमर का मतलब दो एटम आपस में मिलकर के एक बना लें, उसे डाइमर बोलते हैं। ट्राइमर का मतलब बेटा, ट्राइमर के केस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 3, यानी कि 0. ठीक है। टेट्रामर, टेट्रामर n की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, i की वैल्यू कितना हो जाएगा। पेंटामर, पेंटामर n इक्वल्स टू 5, i इक्वल्स टू 1 बाई 5, दैट मीन 0.20। पॉलीमर, पॉलीमर के केस में n तो n ही है, तो i की वैल्यू 1 बाई, लेकिन अगर 100% के बजाय फॉर 100% एसोसिएशन, अगर 100% एसोसिएशन के बजाय पार्शियल एसोसिएशन होता तो इसे इरेज कर दूँ अब सेकंड वाला। ठीक है, फॉर पार्शियल एसोसिएशन, पार्शियल एसोसिएशन के केस में सेम वही चीज़ लिखता हूँ मैं, A गिव्स N, A गिव्स An, यही होगा, या A गिव्स 1 बाई n An। तो अगर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसका 1 मोल लिया तो इसका 0, Ni की वैल्यू क्या आ गई 1। इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फ़ा, इसका कितना बनेगा बेटा 1 बाई n अल्फ़ा, या आप क्या कह सकते हो अल्फ़ा बाई n, तो NF ये हो गया आपका NF, जिसकी वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n। क्लियर है ना।
तो जल्दी से बताओ आई की वैल्यू क्या होती है, NF/NI, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन डिवाइडेड बाई 1। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा को कॉमन कर लूँ, क्या बचेगा 1 माइनस 1/n। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा को n माइनस 1/n। अगर मैं अल्फ़ा इधर ले आऊँ तो अल्फ़ा n माइनस 1/n, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई इंटू n माइनस 1, ये होगा ना। या अगर माइनस से उल्टे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो n i माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये है आपका पार्शियल एसोसिएशन के केस में अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस केस में अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और इस केस में अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसओ। हाँ बेटा, ये वाला पूरा फिर से बता दूँ, ठीक है, पहले नोट कर लीजिए फिर बता देता हूँ। डिस्कस कर लेते हैं ना। एसोसिएशन के केस में ज़रा देखो, एसोसिएशन केस में डिसोसिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, तो Na गिव्स An, ये होना चाहिए था। क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसलिए मैंने आसान करने के लिए इधर 1 मोल कर दिया, तो n से इधर डिवाइड कर दिया, तो इधर a बचा, इधर 1/Na। तो स्टार्टिंग में मैंने 1 मोल लिया तो ये क्या था 0 मोल। 100% डिसोसिएशन हुआ तो 1 में से 1 गायब हो गया, पूरा डिसोसिएट हो गया। तो जितना ये डिसोसिएट होगा इसका उतना, इसका 1 मोल डिसोसिएट हो गया, इसका 1/n मोल बनेगा, तो इसका 1/n मोल बन गया। 100% एसोसिएशन के केस में इसका एसोसिएट होकर इसका 1/n मोल बन गया। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, n फाइनल माइनस n इनिशियल। n फाइनल कितना है 1/n और n इनिशियल कितना 1, तो 1/n की वैल्यू हो गई। अब इसी केस में डाइमर की बात करोगे तो n की वैल्यू 2 होगी और i की वैल्यू 0.5 होगा। ट्राइमर के केस में n की वैल्यू 3 हो जाएगी और i की वैल्यू इतना हो जाएगा। ये क्लियर है। फिर अगर हम इसी एसोसिएशन को पार्शियल लेके चलें, यानी कि पार्शियल एसोसिएशन, उस केस में सेम यही चीज़ फिर से लिखा, लेकिन इस बार पूरा का पूरा एसोसिएट ना होके अल्फ़ा एसोसिएट हुआ है। अल्फ़ा एसोसिएट हुआ है तो यहाँ पे बनना क्या, अल्फ़ा/n। एन आई की वैल्यू 1 है जबकि एन एफ की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा/n। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए सॉल्व करते हुए आई की फाइनली अल्फ़ा की वैल्यू आ गई n 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू n i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस। मैंने दोनों इसलिए लिखा ताकि कई क्वेश्चन में कई अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा नज़र आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों पार्शियल एसोसिएशन और पार्शियल डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये रहा। अब आप सोच रहे हो इस आई की जो वैल्यू आपने निकाला है एसोसिएशन और डिसोसिएशन केस में, इसका हम यूज कहाँ करें। इसका यूज तब करेंगे जब कभी भी, जैसे कि मैंने कहा कि NaCl का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। मान लो मैंने एक पार्टिकल डाला सॉल्यूशन के अंदर में, तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस हिसाब से कैलकुलेट करूंगा कि मैंने एक ही पार्टिकल डाला है। अगर वो अंदर जाके 2 में बदल गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बदल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टिकल छोटा है मोटा है बड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितने पार्टिकल हैं बस इस बात से फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, पार्टिकल का साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितने पार्टिकल हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो आपने क्या कहा कि इसका मतलब ये हुआ सर कि इस केस में अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। तो अभी तक जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखा था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, और अब जो फॉर्मूला लिखूंगा वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मैं दोनों एक ही जगह पे कलेक्ट कर देता हूँ। मैंने दोनों एक ही जगह पे मैं कलेक्ट करके दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, जेल से छुट्टी। देखिए, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट भाई, तो जल्दी से बताओ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, रिलेटिव लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर है ना। इसी को चलो शॉर्टकट में लिख देता हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या होता था, आप कहते थे डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, यही होता था, जिसकी वैल्यू क्या होती थी बेटा एक्स बी, या आप कहते थे अगर डाइल्यूट है तो एन बी अपॉन एन ए। किसके केस में था ये, डाइल्यूट के केस में, ठीक है। दूसरा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके केस में डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या थी, के बी इंटू मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें क्या था, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या था बेटा, के एफ इंटू एम। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का फॉर्मूला क्या था, सी आर टी। ये सब किसके लिए है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो सेम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट की वैल्यू आई इंटू एक्स बी हो जाती है। आई से बस हम क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा बताइए, आई इंटू के बी इंटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू, डेल्टा टी एफ की वैल्यू ओ पी पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर। आसान है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोलने के लिए मैं हूँ नहीं अभी।